नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ हैं पयोधी। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो 7वां चरण है उसका चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और 7वें चरण के लिए वोटिंग होनी है 1 जून को। पयोधी, और क्या जानकारी है? जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। हाई प्रोफाइल सीट्स हैं आखिरी चुनाव में। सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, मिर्जापुर में चुनाव है, गोरखपुर से तो आप हैं, आप बताएंगे क्या है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से विधायक भी हैं। अपना आकलन क्या कहता है? आप लगातार वहाँ फील्ड पर रहे हैं, आपने हर चुनाव वहाँ से कवर किया है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। पंजाब में इस वक्त किस तरह से समीकरण यूपी आप भी गई थी, बनारस, अयोध्या, तमाम तो जगहों उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पंजाब में बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि पंजाब में अकाली दल बीजेपी इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो किस तरह से सेंधमारी होती है, क्या पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर पंजाब में होगा, क्योंकि पंजाब के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पंजाब हमेशा से रहा है। देखिए, मैं अभी पंजाब से होकर के आया हूँ। मैं अमृतसर गया था और पंजाब में कुल 13 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 8 कांग्रेस के पास है, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 शिरोमणि अकाली दल के पास है और 1 शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के पास है। उसका कारण यह है कि वहां से भगवंत मान सांसद थे संगरूर से, और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई पंजाब में तो वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर उसके बाद सीट खाली हुई, वो सीट चली गई। लेकिन आप बताइए, आप बनारस होकर के आई हैं, मुझे इस बार बनारस जाने का मौका नहीं मिला। बनारस बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रधानमंत्री के बनारस में इस बात की चर्चा ज्यादा है मेरे ख्याल से कि जीतेगा कौन, इस बात की चर्चा नहीं, वोटों का अंतर कितना होगा इस बात पर चर्चा ज्यादा है। 2014 की जब हम बात करें, जितना मेरा आकलन है तो 3 लाख से थोड़ा ज्यादा अंतर से प्रधानमंत्री 14 में जीते थे। 19 में 6 लाख से ज्यादा अंतर था जब प्रधानमंत्री जीते थे। अजय राय हो, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल तो 2014 में आजमा ही चुके थे। लेकिन हालांकि वहां पर देखिए, ये तो तय है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे हैं, जो आकलन कहता है ग्राउंड पे। लेकिन फिर चाहे हम अजय राय की बात करें और तमाम दूसरे प्रत्याशियों की बात करें, उनके लिए ये मैटर नहीं है कि उन्हें जीतना है। उनके लिए मैटर ये करता है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में वो उन्हें चुनौती दे, बिल्कुल, है ना। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हम वाराणसी की बात करते हैं और बतौर सांसद वहां के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को कैसे देख रहे हैं, अपने सांसद नरेंद्र मोदी को कैसे देख रहे हैं, तो वहां पर लोगों की एक ही राय है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि कॉरिडोर बन जाएगा। हमने हमारे, क्योंकि वेदों पुराणे में बहुत महत्व है इसका कि आप गंगा से जल लेकर जाएं और उससे अभिषेक आप भगवान शंकर का करें। आप समझ रहे हो, वो जो कॉरिडोर बनाया है ना, वो कॉरिडोर अब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री के एक बहुत बड़े काम के रूप में दर्ज हो चुका है। और यही कारण है कि और लेकिन मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ, क्योंकि पूर्वांचल की बहुत महत्वपूर्ण सीटों में इस बार मतदान है। बिल्कुल। तो आप इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर यूपी क्यों आए? हम सब जानते हैं कि केंद्र में अगर रास्ता गुजरता है तो उत्तर प्रदेश से होता है। यूपी में पूर्वांचल और वाराणसी, क्योंकि वो भी जो शिव भगवान के भक्त हैं, तो उससे अच्छी सीट कोई हो नहीं सकती थी प्रधानमंत्री के लिए, है ना। तो ये हमें समझना होगा कि ये पूर्वांचल की वाराणसी जो सीट है, प्रधानमंत्री जहाँ से बतौर सांसद पिछले 2 टर्म अपने पूरे कर चुके हैं और तीसरी बार भी वहीं से मैदान में है, तो ये बताता है कि यूपी और यूपी में पूर्वांचल कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है किसी भी पार्टी के लिए सत्ता में काबिज होने के लिए। आप समझिए ना, क्योंकि वो गुजरात जिसका कोई छोर नहीं है उत्तर प्रदेश में, है ना, वो व्यक्ति जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, जिसने, तो वो गुजरात में भी, वो गुजरात में सांसद से थे, गुजरात से वो चाहते तो वो वहीं से सांसद रह सकते थे। लेकिन आने वाले टर्म में कैसे पूरे देश की राजनीति को बदलना है उत्तर प्रदेश की राजनीति के सहारे, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की उस वक्त बीजेपी की जो अपनी रणनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था कि वो वाराणसी से चुनाव लड़े, वहां से जीते, दूसरी बार चुनाव लड़े, डबल अंतर से जीते। इस बार दिलचस्प होने वाला है, इस बार वो कितने अंतर से जीतते हैं। और एक आंकड़ा और दे देते हैं, जैसे अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, जो 6.5 लाख से ज्यादा का अंतर है और इससे ज्यादा अगर कोई अंतर जिसकी चर्चा हो रही है मार्जिन की, जीत के मार्जिन की, तो वो अनुप्रिया पटेल है। पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से जीती, इस बार उनका भी चुनाव है, इस बार उनका भी चुनाव क्योंकि है, 7वां चरण है उनका। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार से आते हैं, आरा से सांसद हैं आर के सिंह, वो भी मंत्री हैं, उनका भी चुनाव है। इसके अलावा महाराजगंज से पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, मीसा भारती, उनका भी चुनाव है। नहीं, मैं उन मंत्रियों की बात कर रहा हूँ जो अभी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। इसके अलावा मिर्जापुर से आपने जिक्र किया है, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं वो। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे इस बार चुनावी मैदान में। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं और उनका बहुत रुतबा है सरकार में, वो भी इस वक्त चुनाव मैदान में है। नवीन जी, अब आ जाइए, आपसे भी कुछ चर्चा करते हैं और पंजाब की राजनीति के बारे में समझते हैं, क्योंकि पंजाब में तो इस बार सब अलग अलग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो साथ में और राज्यों में लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, अकाली दल अलग है और बीजेपी अलग है। तो ये जो साथी थे वो अलग अलग पंजाब में लड़ रहे हैं। इसको कैसे आप देखेंगे? क्या ये पोलराइजेशन एक अलग फैक्टर की तरफ लेके जा रहा है इस बार? देखिए, 2024 के चुनाव को जो सबसे
बढ़िया जो रण देखने को मिलेगा ना वो पंजाब में मिलेगा आपको, क्योंकि पंजाब में सभी पार्टियां जो अलायंस पार्टियां वो भी अलग लड़ रही हैं, और जो कभी अलायंस में थे अकाली और बीजेपी वो भी अलग लड़ रहे हैं। पंजाब की राजनीति को समझने के लिए सबसे जरूरी है वहां के जातीय समीकरण को समझना। पंजाब में एक बहुत बड़ा दलित वोट बैंक है, 13 सीटों में से 4 सीटें जो है वो SC रिजर्व है, और पिछले बार के चुनाव को देखें तो 3 सीटें उनमें से बीजेपी जीती थी, कांग्रेस जीती थी, 1 सीट बीजेपी जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को अम्बेडकरवादी पार्टी बताती है उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। तो यह सोचने वाली बात है कि वो वोट बैंक जो है वो वोटर कहाँ किस तरफ जाएगा, और जो है ऐसा नहीं है कि वो केवल SC सीटों की ही बात है, असल में सारी सीटों पर अगर घनत्व देखेंगे तो देश के अंदर सबसे ज्यादा अनुपात में जो दलित वर्ग रहता है वो पंजाब में ही है। 13 लोकसभा सीटें जी, 13 लोकसभा सीटें की बात ही अगर हम जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो किसी राज्य में है, इस बार तो वो पंजाब वहाँ में है। आम आदमी विधानसभा चुनाव में तो वो जीत गई ना, तो इसका कितना असर पड़ने वाला है? 117 में हाँ। 92 सीटें हैं, 117 विधानसभा सीटें हैं और 92 आम आदमी पार्टी के पास में विधानसभा में, तो इसका कोई फर्क आपको नजर आता है वहाँ पे? देखिए इसका फर्क ये दिखाई देगा क्योंकि जो पंजाब का वोटर है वो जब वोट करता है, पिछली बार भी आप देखेंगे तो कांग्रेस की सीटें वहां पर ज्यादा आई थी, क्योंकि वो अब आप यही दिल्ली के समीकरण को आप देख लीजिए, दिल्ली में पिछली बार क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं गया, विधानसभा में वोट गया था, वहां का वोटर और दिल्ली का वोटर एक जैसा ही है। उड़ीसा में उन्हें ये पता है कि जीतने की पोजीशन में कौन है, अगर उन्हें बीजेपी को वोट नहीं देना तो उन्हें लगा कांग्रेस को वोट देंगे, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। ऐसे ही वहां पर भी है, अगर राइज होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां को राइज होगा, आपका वोटर अगर ये माइंडसेट लेके चल रहा है कि केंद्र के लिए ये वोट है, तो वो उसमें कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिलेगा। और अगर उसको ये मानना रहा कि बीजेपी एक अच्छा आगे कोई विकल्प दे रही है, तो लेकिन बीजेपी क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, नहीं इसकी मुझे जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, अगर सारी सीटों पर लड़ रही है तो उसके साथ में क्योंकि वहां पर अकाली भी खड़ा है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो बीजेपी के लिए भी वहां का थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल कंफ्यूज होगा, क्यों नहीं होगा कंफ्यूज, क्योंकि वहां की राजनीति शुरू से ही अकाली और कांग्रेस के बीच की राजनीति रही। अब उसमें एक ऑप्शन मिला है आम आदमी पार्टी और दूसरा है बीजेपी। दिल्ली की सिंपैथी पंजाब तक जाएगी? दिल्ली की आपके संदर्भ में बात कर रहे हैं, दिल्ली की सिंपैथी पंजाब तक नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहां पर जो उभार हुआ है उसमें केजरीवाल या ईमानदारी जैसी चीजें, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात थी वो नहीं थी। दरअसल उसके अंदर वहां के अपने कुछ मुद्दे थे, वहां बादल की लंबे समय से सरकार चली आ रही थी, उनसे लोगों का एक बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि उनसे परेशान थे लोग वहां पर, तो उनको विकल्प के रूप में वहां पर कुछ चाहिए था, तो कांग्रेस वहां पर पहले से थी। कांग्रेस और उन दोनों के बीच में, क्योंकि आप ये समझते हैं कि कांग्रेस का ही वोट हमेशा आप में गया है, तो एक अच्छा विकल्प वहां पर उनको मिला और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अकालियों का उभार वहां किसी तरीके से होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, और अकाली का उभार होना बीजेपी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो दोनों बाद में भी साथ आ सकते हैं। अगर वोट पोलराइज हो गया, जो बीजेपी भी चाहती है कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से उनका जो वोटर है उसका थोड़ा फायदा मिल गया, तो बाद में तो खैर समीकरण बनते बिगड़ते हैं, ऐसे वैसी बात नहीं है। बीजेपी के लिए पंजाब अभी इतना बड़ा फोकस नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। जिस दिन वो सोच लेगी उस दिन वो फोकस बना लेगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पैटर्न रहा है जहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है वहाँ माहौल तो बनाती है बीजेपी, लेकिन वहाँ को लेके बहुत अंडरस्टूड रहती है कि ये हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस वो है जहाँ में नहीं। लेकिन इस बार जो मैंने महसूस किया पंजाब में जाकर के, बीजेपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है वहां पर, उन्होंने बहुत कायदे से लड़ा। और इस एक बात मैं बताऊं, जो आम जनता के बीच का मुद्दा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टार प्रचारक थे नहीं चुनाव में वहां पर, पंजाब में वहां पर आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं, खुद गए, बहुत सारे लोग गए हैं यहाँ से। और दूसरा ये है कि जो वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा मुझे समझ में आया वो है नशे का मुद्दा। अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो खत्म हो गया, लेकिन वो मुद्दा है, पार्टी ने खेला है नशे का मुद्दे पे, लेकिन मुझे लगता है इस बार ये मुद्दा बिल्कुल डाइवर्ट है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लोगों के बीच में है ये मुद्दा। आप लोकल, आपने वहां मैंने बात की, मैंने बहुत अमृतसर में बहुत सारे लोगों से बात की, वो महिला रो रही थी। चुनाव के अंदर वो मुद्दा कैसे इतना बड़ा? नहीं, वो कह रहे थे कि ये इस बार का नशे का मुद्दा है और बहुत मुश्किल है, तो उनकी नजर में चाहे जो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे क्योंकि आप ग्राउंड पे होकर आए हैं, मुझे लग रहा है कि मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अमृतसर गया था और अमृतसर में महिलाएं बात करते करते रो पड़ी। अच्छा, तो ये तो मतलब ये भगवंत मान के लिए थोड़ी चिंता की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नशा जो था
जो आम आदमी पार्टी की एक खुमारी थी राजनीति के अंदर पंजाब के लोगों में, वो शायद धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही अच्छा, है। मैं ये चाहती हूँ कि अभी पंजाब का जो हम ये समझ रहे हैं उसके साथ साथ हम हिमाचल प्रदेश का भी समझे। क्या हिमाचल प्रदेश में लग रहा है आप लोगों को? आपका अपना आकलन क्या कहता है? बीच में शायद गए थे हिमाचल प्रदेश मैं नहीं के। जा पाया हिमाचल। आप नहीं जा पाए थे? मैं नहीं गया हिमाचल, लेकिन 4 सीटें हैं हिमाचल अच्छा, प्रदेश कंगना रनौत जीत रही है नहीं जीत रही है? हिमाचल का नाम आ रहा है, अभी सिर्फ मंडी मंडी की चर्चा हो रही है। मेरे हिसाब से कंगना रनौत के लिए थोड़ी मुश्किल है वहां है ना पर, मुश्किल? क्योंकि जो है बड़े कद्दावर नेता हैं। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक बड़े राजघराने से आते हैं, राजनीतिक जो है उनके पास में पूरा रुतबा है रुतबा उनकी है, अपनी। कुनबा अच्छा, है, वो क्योंकि साख है। राजघराने से आते हैं तो वो जनता के बीच के नेता वहां पर कहलाते हैं कि जो इतनी एक लेगेसी आ रही है फैमिली की चली हुई वहां पर, और लोगों के बीच में जाना अभी कंगना के लिए कितना लेकिन मुश्किल एक होने चीज वाला मुझे है। समझाइएगा पयोधी, आप भी समझाएगी। एक चीज मुझे ऐसा लगता है, जैसे ही विक्रमादित्य का नाम आया कि मंडी से चुनाव लड़ेंगे, एक चीज मुझे लगा कि कांग्रेस यहाँ खेल कर गई, और खेल इसलिए कर गई, विक्रमादित्य राज्य सरकार से नाराज थे। वो बार बार बड़े और पद की मांग कर रहे थे, वो मंत्री थे, बड़े पद की मांग कर रहे थे, अपने और विधायकों को मंत्री बनाना चाहते थे। कांग्रेस ने टिकट दे दिया, भाई आप अगर हार गए तो आपका ये जो नहीं, मैं पूरा बताऊं, गुस्सा है शांत हो जाएगा, मुझे और आप जीत गए मुझे तो लगता है ना ठीक है, ये एक बड़ी जीत कांग्रेस तो ने, वहां से चलो ही है। अगर जो आप ये बात, ये जो आप पॉइंट कह रहे हो, कांग्रेस ने इसको भापा होगा, चलो उसको वहां दे दिया। तो और लेकिन किसको देते? कंगना ने, कांग्रेस वहां पर कोई जो कैंडिडेट अच्छा था भी कंगना नहीं। का वो नहीं, लेकिन स्टेटमेंट याद 31 से कीजिए 2 ना। निशान है ना, 31 से 2 निशान शादी है। नहीं नहीं, कांग्रेस तो के ये कांग्रेस को वहां देना ही था उनको टिकट, और हाँ, जो है बात आपकी ठीक है कि 31 से 2 निशाने हो गए। कांग्रेस के पास और कोई विकल्प भी नहीं है वहां पर, नहीं, होने लेकिन के लिए कुछ है नहीं, बीजेपी की पाने के तरफ से लिए। कंगना ने ही कहा ना कि अभी किसी बड़े बुजुर्ग को, उम्र दराज को मेरे सामने उतारेगी कांग्रेस, तो ये बहुत नाइंसाफी होगी। अगर टक्कर देनी है तो किसी युवा को उतारिए। और जब विक्रमादित्य का नाम फाइनल हुआ तो उन्होंने बोला, देखिए आपने आपको युवा चाहिए था, आपको लग रहा था कि अब पार्टी में कांग्रेस में कोई युवा नहीं बचा है, तो मैं आ गया हूँ टक्कर देने के लिए। तो अब जो कांग्रेस की जो अपनी सोच थी, अपनी स्ट्रेटेजी, वो जो आप कह रहे हैं, हाँ वो हो सकता है, मतलब उसको एक वो दे सकते हैं, लेकिन एक तीर से दो निशान वाली बात जो कह रहे हैं हार आप। गए तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, विधानसभा और जो राज्य में सरकार है उसके लिए ठीक हो जाएगा, और जीत गए तो एक बड़ी सीट निकल जाएगी। बिल्कुल, ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी मुश्किलें वहां पर कंगना के लिए है, क्योंकि मुश्किल। कंगना अभी राजनीति में नहीं है। दूसरी बात, उनका मुकाबला सीधा एक बड़े फेस से है। अगर और कोई कैंडिडेट होता जो तो शायद उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती, लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अच्छा, मंडी में लोकसभा का जो बीजेपी के लिए चुनाव है वो पता था कि बीजेपी खोने के लिए कुछ की है तरफ नहीं, से तो आप मोदी के दांव फेस खेल पर सकते लड़ा हैं। जा रहा हाँ, है। और कंगना के आप जितने भी भाषण सुनेंगे, सब वो मोदी सेंट्रिक भाषण है। उसमें वो कहती हैं कि हम सबको निकलना है घरों से बाहर, प्रधानमंत्री जी को जिताना है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो अभी क्योंकि वो जो बाहरी वाला मुद्दा वहां आया है ना, भले ही मंडी की बेटी है, लेकिन विक्रमादित्य हमेशा ये कहकर उन पर निशाना साध रहे हैं कि बॉलीवुड की है, ये एक अभिनेत्री हैं, और ये सिर्फ एक अभिनय कर रही है मंच पर खड़े होकर, कोई काम नहीं करेंगी, वापस वो बॉलीवुड चली जाएंगी। देखिए, अब जब राजनीति में क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई अभिनय अभिनय के क्षेत्र से कोई राजनीति में नहीं आया है। सही, बीजेपी के अंदर तो बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल, लोग आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उनका ही आरोप जो है वो चुनावी माहौल के अंदर मुझे वाजिब लगता है साबित वो हो सकता वक्त है। देना चाहिए, वो प्रूव करने के बाद ये माइंडसेट फिर चेंज भी होता है लोगों शुरुआत का। में ये सब बातें हाँ, जो है स्मृति ईरानी के लिए भी कही जा रही थी, सब हाँ, लोगों के लिए कही जाती है, एग्जैक्टली। लेकिन जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो पूरी तरीके से आता है, और मोदी के फेस पर चुनाव है। अगर वो जीत गई तो वो हो सकता है अपने राजनीतिक करियर को कंटिन्यू करें, और सनी देओल की तरह ऐसा तो नहीं है कि वो वापस हो जाए, हाँ। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी एक सीट है अंजित, मैं बिहार की सीट पे आपसे चर्चा करनी चाह रही थी, मीसा भारती को लेके। बहुत महत्वाकांक्षी महिला वो रही हैं शुरू से, मीसा भारती, पाटलिपुत्रा से। इस बार उनका भी, अगर हाई प्रोफाइल सीट्स की जब हम बात कर रहे हैं, हिमाचल से सीधा बिहार चलते हैं, बहुत रोचक है। यूपी के बाद अगर किसी राज्य की चर्चा करने का मन करता है तो वो बिहार है अभी भी। देखिए, वहां से मीसा भारती हैं, इसके अलावा आर.के. सिंह जो इस वक्त केंद्र में ऊर्जा मंत्री आरा से, वो भी हैं। लेकिन इस बार पप्पू यादव वाली जो सीट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, आपको क्या लगता है नवीन जी कि इस बार बहुत आप खेल मेरा हुआ माइंड उसमें, लीजिए नवीन जी, है ना? बताइए। देखिए, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच तो बड़े मशहूर हैं, जनता की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बाढ़ आए, कोरोना आए, हर चीज में वो सबसे पहले आगे दिखाई देंगे आपको, और मदद के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे। मुझे तो कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया कि जब वो सांसद थे तो उनके जो है बंगले पर आए दिन लोग आते जाते रहते थे कि उसको कोई काम हो। कोविड के टाइम पे मैं उनका इंटरव्यू करने गई थी एक बार, तो वहां पर उनके पूरे घर में कोविड पेशेंट थे, उन्होंने सबको शरण दी हुई थी। तो वहां की जो उनका अपना जो कैडर है, छोटा सा उनका वोटर है वहां पे। नहीं, कैडर नहीं, वो मदद सबकी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखने में आया कि जब वो अपनी पार्टी से भी चुनाव लड़े तो कुछ मिला नहीं। तो इसलिए पप्पू यादव को लेकर के नहीं, आपको 2% जो उनका वोट बैंक रहा है
उसे हम नकार नहीं सकते। वो अब कई चीजें बनाता बिगाड़ता है। जब वो कहीं किसी के साथ नहीं थे तब भी वो जो 2% था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन बनाने बिगाड़ने की मतलब कोई खेल वहाँ होगा नहीं, ना हो रहा है, ना उस स्थिति में वो है, क्योंकि पप्पू यादव राजनीति बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं करते, वो खुद जो है खुद के लिए खुद करते के हैं। लिए करते हैं, वो खुद के लिए राजनीति करते हैं, उन्हें अपनी जमीन अभी बढ़ानी है और वो ये कोशिश में लगे हैं कि जिस तरह से वो राजद के साथ रहे या और दलों के साथ में रह करके राजनीति उन्होंने की, या उनकी पत्नी अभी कांग्रेस के साथ है, तो वो ये चाहते हैं कि वो जो जमीन पे उनका नाम है उस नाम को वो राजनीतिक अस्तित्व के रूप में एक आगे बढ़ाए। इसलिए वो इस बार कांग्रेस के टिकट पर आना चाह रहे थे वहां पर, लेकिन वहां आरजेडी ने खेल कर दिया। अब वो निर्दलीय मैदान में है, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीदें पप्पू यादव से मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पप्पू यादव से मुझे थोड़ी उम्मीद और है। मुझे यहाँ तक कि कांग्रेस से भी वो लड़ते तो भी मुझे उम्मीद नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ पश्चिम बंगाल की तरफ। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की पैम्पर तरफ चलते हैं। लगातार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये जानना है कि वो जो लेगेसी है लालू यादव की, मीसा भारती जिस बात को लेके कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि मीसा भारती पे जब आरोप लगाने का या जो भी उनके विपक्षी जब निशाना साधते हैं तो वो उनकी शादी तक पहुंच जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो बहुत चर्चा में रही है उनकी शादी। हाँ, एम्बेसडर गाड़ी, मतलब वो बीजेपी नेता बता रहे हैं कि कैसे कैसे रात में शोरूम खुलवाए गए थे, ये सब चल रहा है। वो दरअसल वो किस्सा जो है वो बिहार की राजनीति का एक मतलब काला अध्याय कह सकते हैं, और वो एक सीख भी है। वो दौर ऐसा था कि जब उनकी शादी थी, तो ये बात सच है, उस टाइम हमने मैगजीन्स में और तमाम जो पत्रकार थे उन्होंने, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे लेकिन पढ़ने का शौक था, तो अखबारों में भी बातें आई, कई लोगों ने बताई कि शोरूम से नई एम्बेसडर गाड़ियां, नई गाड़ियां निकलवा करके बारातियों के लिए लगा दी गई थी। तो वो सब किस्से जो हैं, दरअसल उस लालू के काल के अंदर जो कुछ भी घटनाएं हुई, वो सब अभी तक जो है इस पीढ़ी को भी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल सही तो है। इसलिए उससे पार पाना अभी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई संभावनाएं आरजेडी के लिए वहां पर मतलब बची हुई है। मुझे लगता है कि एक पूरा व्हाइट वॉश की जरूरत है आरजेडी को, क्योंकि वो वापस उसी ढर्रे पर आ रहे हैं। टिकट भी बांट रहे हैं तो अपने ही परिवार के लोगों के अंदर बट रही है, सांसद भी वही बनेंगे। जब राज्यसभा की बात आई तो मीसा भारती जब लोकसभा आ रही तो राज्यसभा भी उन्हीं को भेज दिया गया। अब जो है टिकट की बात आई तो दूसरी बेटी को टिकट दे दिया गया। तो ये सब चीजें जो है वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करती हैं। अब चीजें बदल गई हैं। अब जेडीयू अगर आज अलग भी हो गया है तो भी जेडीयू अपना एक अस्तित्व बचाए रखा है। वो उसका कारण ये है कि दिमाग में लोगों की ये बात है कि जेडीयू के अंदर परिवारवाद जैसी कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार जैसे कोई बड़े आरोप नहीं है, इसलिए जेडीयू इधर का उधर स्टैंड करता है, लेकिन तब भी उसको वोट मिलता है। अच्छा, मुझे बताइए कि नीतीश, थैंक यू, नीतीश कुमार अभी जैसे फिर से बीजेपी में वापस आए हैं, है ना, चुनाव से पहले आए हैं, और तेजस्वी यादव, लालू यादव बहुत सॉफ्ट है। आपने देखा होगा कि बिहार में हमने अभी तक कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी है, इतना उठापटक के बावजूद भी। एक तो ये सेफर साइड चल रहे हैं, और तेजस्वी यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास फोकस है सिर्फ मेरे वोटर्स, मेरी जनता, और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लगता है कि इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा वहां पर, या इसका फायदा होगा? नहीं, देखिए इसका असर मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा। और ये तो अगर वो कुछ बोलते तो इसका उल्टा असर हो सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो ये एक तरीके से लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया तैयारी की उन्होंने इस बार। उनके लिए पॉजिटिव है। हाँ। तैयारी उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी की थी। हाँ। और देखा था वो तैयारी, विधानसभा चुनाव में तैयारी दिखी कि उनकी सबसे ज्यादा सीट भी आई थी। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है लोकसभा के अंदर वो नतीजे नहीं आ पाते हैं आरजेडी के साथ। और आरजेडी के साथ पिछली बार भी आपने देखा कि कोई सीट नहीं आई। इस बार उन्होंने खुद कोशिश नहीं की कि सीट आए, क्योंकि जब तक वहाँ गठबंधन के अंदर कांग्रेस को साथ लेके चलेंगे, उसके बाद खींचतान करेंगे, अच्छे प्रत्याशी को उतरने नहीं देंगे, ताकि उनके बेटे के लिए खतरा हो जाएगा। कन्हैया कुमार पिछली बार जीत सकते थे वहां से, बेगूसराय से, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां उतार दिया। और इस बार वो सीट जब उन्होंने सीपीआई को दे दी, जिससे कि पिछली बार कन्हैया कुमार लड़े थे, वो सीट जब इस बार सीपीआई को दे दी, कांग्रेस में जब कन्हैया कुमार आ गए तो सीपीआई के खाते में चले गई। तो जब इतनी सारे खींचतान है, लालू यादव पूरी गठबंधन को भी वहां चला रहे हैं, अपना परिवार को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीजें मतदाताओं के समझ में आती है। तो इसलिए आरजेडी के लिए वहां पर मेरे को नहीं लगता कि अभी कुछ बचा है। मुझे लगता है कि आखिरी सीट पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। जी, पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर है ना, अभिषेक बनर्जी वाली सीट जो उत्तराधिकारी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। और है जीतते आ रहे हैं वो लोग, खैर, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको उस जीत से? अच्छा, क्या होता है ना कि इस जीत से बड़ा मैसेज होता है
मतलब हारे या जीते हैं लेकिन वो जीत उस सीट का बड़ा मैसेज ये बात ना मैं इसलिए बोल रही थी, अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी दोनों के लिए चुनौती है वहां पर, लेकिन जो विधानसभा का परिणाम था उसमें ये तो समझ में आ गया कि दीदी को छू नहीं पा रहे थे, हाँ हाँ बिल्कुल बीजेपी सही है। छू नहीं पा रही थी। और इस बार ममता बनर्जी ने जो बात कही, उन्होंने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को आने ही नहीं दूंगी बंगाल में, और फिर वो इस बात से भी नाराज थी कि आप 7 चरणों में चुनाव करवा रहे हैं बंगाल में, आप एक चरण में क्यों नहीं करवा रहे। खैर ये अलग मैटर है। देखिए बौखलाहट जो है वो दिखाई दे रही है उनके बयानों में। असल में ममता बनर्जी ने पहली मर्तबा ये साफ कर दिया जब इंडिया अलायंस की बात आई कि हम यहाँ सबसे मजबूत हैं, आपको जहां अलायंस करना है आप वहां करिए, लेकिन यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ हम अपने आप संभाल लेंगे सब कुछ। तो जब अपने आप संभालने की बात आई तो कहीं ना कहीं डैमेज जो है वो कांग्रेस भी वहां पर करेगी, सीपीएम भी करेगी ममता को, और वो जो डैमेज जो वोट इनके दोनों के खाते में जाएगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये बात ममता भली भांति जानती है। ममता के पास अकेली वो ही एक लीडर है जो कि स्टार प्रचारक भी है और जो कि उनकी मेन नेता है। तो इसलिए जो है ममता के लिए वहाँ मेहनत ज्यादा है और संघर्ष बहुत ज्यादा। वहाँ चुनौती उनके लिए केवल एक बीजेपी ही नहीं है। बीजेपी ने पिछली बार 17, 18, 19 सीटें ली, बिल्कुल उस ममता का टेंशन वहाँ बढ़ गई। अब बीजेपी कोशिश में लग रही है कि 30 से पार वहां सीटें ले जाए, और ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है कि 30 से पार वो कर भी जाएंगी इस बार, क्योंकि संदेश खाली और तमाम जैसे मामले आए उसके अंदर ममता का जो स्टैंड रहा। उसके बाद एक देखिए एक जो सामान्य वोटर होता है उसका एक मनोस्थिति होती है, वो भी कई बार बदलती है, और उनको पता है कि ये वोट जो है वो केंद्र के लिए वोट है, ममता दीदी के लिए वोट नहीं है। तो उसमें जो है वो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अभिषेक बनर्जी की सीट सेफ हो सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो हमने देखा है। हाँ, राजनीतिक संभावनाओं खेल है। किसने सोचा था कि जो है मीसा भारती भी आ जाएंगी वहां से, किसी और ने किसने सोचा था कि जी बिल्कुल। तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल है, वहां कुछ भी कहना। देखेंगे 1 जून को क्या होगा। लेकिन अभी जो ये जो 57 सीटें हैं 2019 में, अच्छा 82%। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो राजनीतिक हिंसा से ग्रस्त इलाका नहीं है, वोट बहुत ज्यादा वोट बढ़ रहा है वहाँ पर बंगाल में। इस बार पूरे बंगाल में, यस एग्जैक्टली, आप देखेंगे जो जिन महत्वपूर्ण सीटों पर इलेक्शन हुआ है और राजनीतिक हिंसा के बावजूद कुछ जगह फर्स्ट फेज में मुझे याद है वहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। ये कुछ संदेश देगा। चलिए ठीक है। लेकिन अभी इन 57 सीटों में से सबसे ज्यादा पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, 25 सीटें थी, एनडीए मिलाकर 32 सीटें हो गई थी, और 2 अपना दल ने जीती थी, 8 कांग्रेस ने जीती थी। तो फिलहाल बीजेपी का दबदबा इस 7वें चरण में पिछली बार कायम था। तो इस बार क्या होने वाला है, ये जो हाई प्रोफाइल सीट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, क्या ये आकलन ठीक बैठता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, तो ये तो हमें 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 1 तारीख को मतदान के बाद ये साफ होने वाला है कि इस बार का जो चुनाव है और जो रिजल्ट है वो क्या होगा। क्या 400 पार की हैट्रिक वाकई अब लग रहा है कि हो पाएगी, या फिर बहुत बड़ा चैलेंज है, या जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि ये तो एक शगुफा था जो वोटर्स के बीच में हमने दिया था। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए।